ईयर 1995 न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस और वहाँ के एक रेस्टोरेंट के अंदर जलते हुए तंदूर में किसी इंसान को जलाने की कोशिश की गई। ये केस कई दिनों तक न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में रहा, लेकिन सवाल ये था, क्या नफरत किसी इंसान को इस हद तक हैवान बना सकती है कि वो इतने खतरनाक क्राइम को अंजाम दे? क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। रात करीब 10:30 बजे एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग खाना खा रहे थे और तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक कार आके रुकती है। उस कार से एक शख्स नीचे उतरता है। वो सीधा रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करो, और उसके ये कहते ही कुछ ही देर में सभी कस्टमर्स को बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही वहाँ के स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती है। रेस्टोरेंट अब पूरी तरह खाली हो चुका था, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी और उस सुनसान रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 लोग बचे थे। कुछ देर पहले कार में आया वो शख्स और उस रेस्टोरेंट का मैनेजर। कुछ ही टाइम में अब वो शख्स धीरे धीरे अपनी कार की डिक्की की तरफ बढ़ता है, डिक्की खोलता है और एक भारी भरकम पॉलीथीन बाहर निकालता है, लेकिन उसकी इस कोशिश में वो पॉलीथीन ज़मीन पे गिर जाती है, जिसे देखते ही मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उस पॉलीथीन से खून रिस रहा था। उसके अंदर किसी इंसान की लाश थी। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1995 में। जगह थी नई दिल्ली का गोल मार्केट और एक सरकारी फ्लैट। 2 जुलाई 1995 सरकारी फ्लैट के एक क्वार्टर से अचानक गोलियों की आवाज़ आती है। पड़ोसियों को लगता है जैसे किसी ने पटाखे छोड़े हैं और किसी का ध्यान उस फ्लैट पर नहीं जाता। कुछ पलों के बाद जैसे जैसे हर तरफ सन्नाटा छाता है, उसी फ्लैट का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और अंधेरे में एक शख्स नजर आता है। उसके हाथों में एक बड़ी सी पॉलीथीन थी। वो शख्स पॉलीथीन को घसीटता हुआ बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक मारुति कार खड़ी थी। जैसे तैसे वो उस पॉलीथीन को उठाकर कार की डिक्की में रखता है, डिक्की बंद करता है और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से वहां से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बजे वो शख्स दिल्ली के ITO पुल की ओर जा रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था। कार में बैठा वो शख्स पुल पर पहुंचते ही तेजी से इधर उधर नजर दौड़ाता है, जैसे उसे किसी खास मौके की तलाश थी, लेकिन वो मौका उसे मिल नहीं पा रहा था। और वहाँ के कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार वो कार को पुल के बीचों बीच किनारे पर रोकता है, इंजन बंद करता है और धीरे से नीचे उतरता है। असल में उसका इरादा कार की डिक्की में रखी उस भारी पॉलीथीन को यमुना नदी में फेंकने का था, मगर पुल पर अब भी कुछ लोग मौजूद थे। लोग लगातार आ जा रहे थे और यही वजह थी कि उसे सही मौका नहीं मिल सका। खैर, वो वापस अब अपनी कार में बैठता है, कुछ देर सोचता है और तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। बिना वक्त गवाए अब वो कार का रुख मोड़ता है। कार अब तेजी से कनॉट प्लेस की तरफ भाग रही थी और जैसे ही वो कनॉट प्लेस पे पहुंचता है, इस बार सीधे वो कार अशोक यात्री निवास के भीतर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाके रुकती है। वहां पहुंचते ही वो सीधा रेस्टोरेंट के मैनेजर, जिसका नाम केशव था, के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस रेस्टोरेंट को खाली करवा दे। असल में कार चलाने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट का ऑनर मालिक था, जिसका नाम सुशील शर्मा था। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और एक उभरता हुआ नेता। कार से उतरते ही घबराया हुआ सुशील जल्दी जल्दी केशव से कहता है कि रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करो। सुशील शर्मा के कहने पर रेस्टोरेंट अब पूरी तरह खाली हो चुका था। केशव के इशारे पर बाकी स्टाफ भी वहां से जा चुका था और उस सुनसान रेस्टोरेंट में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, मैनेजर केशव और सुशील शर्मा। जल्दी ही वो दोनों अब रेस्टोरेंट की सारी लाइट्स ऑफ करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट के उस अंधेरे में एक चीज जो अब भी जल रही थी और वो था उस रेस्टोरेंट का तंदूर।
तंदूर बेसिकली जो नान और कबाब पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। सुशील धीरे धीरे अब अपनी कार की डिक्की की तरफ बढ़ता है। डिक्की खोलता है और एक भारी भरकम पॉलीथीन बाहर निकालता है। उस नज़ारे को देखते ही मैनेजर केशव बहुत घबरा जाता है। उसके दिमाग में कई ख्याल आते हैं, जैसे क्यों सुशील उस बॉडी को लेकर रेस्टोरेंट में आया, आखिरकार वो करना क्या चाहता है। पर जैसे तैसे वो खुद को संभालता है। क्योंकि केशव और सुशील दोनों अच्छे दोस्त थे, इसीलिए केशव उस टाइम पर उसकी पूरी मदद करता है। इसके बाद सुशील अपने मैनेजर केशव के साथ मिलकर पॉलीथीन में लिपटी उस बॉडी के कई टुकड़े कर एक एक करके उनको तंदूर में जलाने की कोशिश करता है, ताकि वो उसका नामो निशान तक मिटा सके। सुशील के दिमाग में उस वक्त जो कुछ भी चल रहा था, शायद उसे ये एहसास भी नहीं था कि वो किस खौफनाक क्राइम को अंजाम दे रहा था। खैर, तंदूर की आग ठीक से भड़क नहीं पाती। आग की लपटें इतनी कमज़ोर थी कि थोड़ी ही देर में राख जमने लगती है। ये देखकर दोनों घबराने लगते हैं और तमाम कोशिशों के बाद अब आग को और तेज करने के लिए वो दोनों तंदूर में मक्खन डालने की कोशिश करते हैं। मक्खन डालते ही धीरे धीरे वो आग की लपटें भड़कने लगती हैं। आग तेज से तेज होती जाती है, मानो हर लौ उस खौफनाक सच को पूरी तरह निगल लेना चाहती हो। तंदूर में डालकर आग को भूनने का काम अभी चल ही रहा था, मगर मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की लपटें और घना धुआं अब रेस्टोरेंट के बाहर तक नजर आने लगता है। और उसी वक्त फुटपाथ पे सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला की नज़र उस आग पे पड़ती है। उसे लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। वो घबरा कर जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख पास ही में कंट्रोलिंग पर निकले कुछ पुलिस वालों में से दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के कानों तक जाती है और वो तुरंत उस महिला के पास आता है। और तब उसकी नज़र भी रेस्टोरेंट से उठती उन आग की लपटों पर पड़ी और वो फौरन दौड़कर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ता है। उस कांस्टेबल के रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैनेजर केशव ने उसे बाहर से ही ये कहकर भगा दिया कि वो लोग कुछ पोस्टर्स आग में जला रहे हैं और उसी वजह से वो धुआं हो रहा है और घबराने वाली कोई बात नहीं है। इतना सुनते ही वो पुलिस कांस्टेबल भी उस पर यकीन कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुशील और केशव अब कहीं ना कहीं डर जाते हैं। वो दोनों अब जल्द से जल्द उस बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं। तंदूर से उठती आग तेजी तो पकड़ लेती है, लेकिन इस बार धुएं के साथ साथ अब एक अजीब सी बदबू भी फैलने लगती है। बढ़ते धुआं और उस गंदी सी स्मेल से अब वो दोनों घबरा जाते हैं। उधर गंदी सी ये स्मेल अब बाहर तक भी जाती है। फुटपाथ पे सो रही वो महिला और कुछ पुलिस वाले जो अभी भी कंट्रोलिंग पे थे उन तक भी पहुंचती है, जिसके बाद अब उन्हें पहली बार शक होता है और वो लोग सीधे अब रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं। उधर उनके आने की आहट सुनकर सुशील और केशव अब वहां से भाग जाते हैं। पुलिस वालों के अंदर पहुंचते ही जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए थे। और इसी तरह इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये कहानी लोगों के सामने आती है। इस इंसिडेंट के अगले ही रोज न्यूज़पेपर्स के जरिए ये खबर दिल्ली के हर घर तक पहुंचती है। ईयर 1995 में हुए इस हत्याकांड ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी थी, क्योंकि रेस्टोरेंट के एक तंदूर में किसी ह्यूमन बॉडी को जलाने की कोशिश ये लोगों की सोच से भी परे था। उधर जब ये न्यूज़ अखबारों में आई तो यूथ कांग्रेस के एक नेता मतलूब करीम तक भी पहुंची और फिर मतलूब करीम ने पुलिस के सामने आकर पहला एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि तंदूर में जिस बॉडी को जलाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि सुशील शर्मा की वाइफ नैना साहनी थी। यही नहीं, मतलूब करीम ने पहली बार शक जताया कि नैना का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति सुशील शर्मा ने किया है। लेकिन अगर ये सच था तो आखिर सुशील शर्मा ने अपनी ही वाइफ का कत्ल क्यों किया होगा? इसका जवाब सिर्फ सुशील शर्मा के पास था। लेकिन हादसे के बाद से ही सुशील शर्मा कहीं गायब था। पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही वो दिल्ली छोड़कर जा चुका था।
यूथ कांग्रेस नेता से तंदूर कांड तक का मुजरिम बनने तक सुशील शर्मा की ये कहानी जितनी भयानक थी उतनी ही चौंकाने वाली भी। सुशील शर्मा, नैना साहनी एंड मतलूब करीम ये तीनों ही कांग्रेस में अलग अलग कार्यकर्ता थे। यूथ कांग्रेस के दौरान ही सुशील शर्मा की नैना से मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ टाइम में दोनों शादी भी कर लेते हैं। उधर कॉलेज के टाइम पर नैना और मतलूब दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कॉलेज के बाद ये दोनों यूथ कांग्रेस में भी साथ काम कर रहे थे और सुशील शर्मा भी उसे अच्छे से जानता था। जिस नैना साहनी से उसने प्यार किया था, जिससे उसने लव ऑफ मैरिज की थी, उसी नैना को वो तंदूर में झोंक चुका था। आखिरकार इसकी वजह क्या थी? इधर पुलिस की छानबीन में रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव तो पुलिस के हाथ लग चुका था, लेकिन सुशील अभी भी फरार था और इस केस का असली सच अभी भी पर्दे के पीछे। पुलिस को सिर्फ एक ही शख्स की तलाश थी और वो था सुशील शर्मा। पुलिस की छानबीन में अब पता चला कि अपनी बीवी का बेरहमी से कत्ल करने के बाद सुशील शर्मा दिल्ली भाग चुका था। 2 जुलाई की उस रात पहले वो टैक्सी से जयपुर गया और फिर वहां से चेन्नई होते हुए बेंगलुरु। इसके बाद वो अपना चेहरा बदलने के लिए तिरुपति चला गया और वहां पर अपने बाल कटवाने के बाद वो वापस चेन्नई आ गया। उसने अपना हुलिया बदलने की पूरी कोशिश की ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। इधर अब ये केस आए दिन न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां बन गया क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए इस हत्या के बारे में पूरे देश में अब हल्ला मच चुका था। और जब सुशील को ये एहसास हुआ कि अब वो और नहीं भाग सकता, तो उसने चेन्नई में ही अपने कुछ कॉन्टैक्ट के जरिए एक वकील से कांटेक्ट किया और अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। इधर पुलिस को भी अपने कुछ मुखबिरों के जरिए इस बात की खबर लगी कि सुशील शर्मा बेंगलुरु कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए पहुंचने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस उससे पहले ही वहां पहुंच गई और सुशील शर्मा को वहीं से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद उसे सीधे दिल्ली लाया गया और पहली बार इस केस की पूरी कहानी पुलिस के सामने आई। दरअसल सुशील को शक था कि उसकी वाइफ नैना साहनी और मतलूब करीम के बीच संबंध है। तीनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और वहीं से उनके बीच अच्छी दोस्ती थी। यूथ कांग्रेस में भी वो साथ ही थे। सुशील एंड नैना की शादी के बाद कुछ ही दिनों में दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गए। वो नैना को लेकर इतना पॉजेसिव था कि उसकी हर चीज पर वो नजर रखने लगा और उसको नैना का उसके दोस्त मतलूब से भी बात करना पसंद नहीं आ रहा था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे। सुशील की आदतों और अत्याचारों से अब वो तंग आ गई थी। रिश्तों में आई इस खटास के चलते नैना अब सुशील से दूर होती जा रही थी। उधर मतलूब और नैना के बीच बातचीत अभी भी जारी थी। इसी बीच नैना ने एक दिन अपने दोस्त मतलूब करीम से हेल्प मांगी। उसने उससे कहा कि वो सुशील के साथ अपने रिश्तों को खत्म करके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है और ये बात कहीं से सुशील के कानों तक भी पहुंची। इंसिडेंट वाली रात यानी 2 जुलाई को जब सुशील अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि नैना किसी से फोन पर बात कर रही थी, पर सुशील को देखते ही नैना ने फोन कट कर दिया। सुशील ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही थी। नैना ने उस पर बताया कि वो अपने घर पर बात कर रही थी, लेकिन शक की आग में झुलस रहे सुशील को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने फोन पर रीडायल दबाया। फोन पर रीडायल दबाते ही स्क्रीन पर जो नंबर उभरा उसे देखते ही उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो नंबर मतलूब करीम का था, जिसके बाद ही दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। और उस दिन सुशील और नैना के बीच का वो झगड़ा इतना बड़ा कि सुशील ने नैना पर 3 गोलियां दाग दी। एक गोली दीवार में जाके लगी, लेकिन बाकी 2 गोलियां नैना के सिर और गर्दन को चीर गई और उसी पल नैना साहनी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसने नैना की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। तंदूर कांड देश का पहला ऐसा चर्चित मामला था जिसमें सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं बल्कि 2 बार पोस्टमार्टम भी हुआ और दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये खुलासा किया कि नैना की मौत जलने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी।
7 नवंबर 2003 सुशील शर्मा के अरेस्ट होने के 8 साल बाद सेशन कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया। मुजरिम सुशील शर्मा को सजाए मौत हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई गई। 19 फरवरी 2007 तंदूर कांड के 12 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई और फैसला वही था, सुशील शर्मा को फांसी। 8 अक्टूबर 2013 18 साल बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। सुशील शर्मा कोई पेशेवर मुजरिम नहीं, उसने ये कत्ल निजी रिश्तों की खटास में किया। कोर्ट ने माना सुशील के सुधरने की उम्मीद अब भी है और इसीलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस केस में 7 साल सेशन कोर्ट में, 10 साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल 17 साल मुकदमा चला। इन 17 सालों में सुशील शर्मा को 2 बार फांसी और 1 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन आज वो इन तमाम सजाओं से दूर फिलहाल आज़ाद है। सुशील शर्मा ने तिहाड़ जेल में 23 से ज़्यादा साल काटे। वो जेल में पुजारी का काम करने लगा था। दिल्ली सरकार ने उसके अच्छे बिहेवियर के आधार पर उसे हमेशा के लिए ईयर 2018 में जेल से रिहा कर दिया। रिश्तों में आई ये खटास और शक के चलते इंसान इस हद तक भी जा सकता है, ये वाकई सोच से परे है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Thank you so much. See you tomorrow.